Hello everyone, welcome to Avanti classes. My name is Manjeet Bhardwaj. I'm your chemistry lecturer. आज हम केमिकल काइनेटिक पढ़ने वाले हैं। जो लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा रिकैप लेते हैं। लेट्स स्टार्ट इट विद द रिकैप। हमने लास्ट लेक्चर में क्या कुछ किया था मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक तो डिराइव की थी भी इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन डिराइव की थी, डेरिवेशन किया था। नोटबुक और पेन ले लीजिए, वो आप लोग भी साथ के साथ नोट कर सकते हैं, वो आपके लिए बेटर होगा, है ना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने डेरिवेशन की थी, तो हमने केटी की वैल्यू निकाली थी, के टी इक्वल नेचुरल लॉग ए नोट माइनस नेचुरल लॉग ए, ठीक है। इसी से बहुत सारी डेरिवेशंस हो जाती हैं। यहाँ लॉग लगा के आप इसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, -2.303 लग जाएगा ना, माइनस नहीं, ओनली 2.303 लगेगा, ठीक है। उसको ऐसा कर सकते हैं, के टी इक्वल नेचुरल लॉग ए नोट डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। दोनों के बाहर नेचुरल हो गए। इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, वेट। तो ये ए नोट डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। और इसी को अगर लोग बनाना चाहें तो के टी इक्वल आ जाएगा, ये आएगा 2.303 और लोग ए नोट बाय ए, ठीक है। एंटी लोग कर सकते हैं इसी इक्वेशन का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसको बोलते हैं ना, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर क्या आएगा, ए नोट बाय ए। अगर इसी को ले लें हम, इसी का फर्दर, ठीक है, तो इसका एंटी लॉग करेंगे तो एंटी लॉग पावर बन जाएगा के टी, और वो आ जाएगा यहाँ पर ए नोट बाय ए, सिंपल ए नोट बाय ए, ठीक है। ए बाय ए नोट अगर इसको थोड़ा कन्वर्ट कर दें ए बाय ए नोट की फॉर्म के अंदर, तो ए बाय ए नोट उल्टा कर देंगे तो वहां के टी के पास माइनस लग जाएगा, बस ये डिफरेंस होगा। यानी इसी इक्वेशन में, सभी इक्वेशंस बता रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर वाली ताकि आपको ध्यान रहे, इसी इक्वेशन में एंटी लॉग माइनस के टी, तो इस तरफ ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, और जनरली ये वाली इक्वेशन यूज होती है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने चेंज किया इसको। हालांकि आप रा इक्वेशन अगर याद रखते हैं तो चेंज तो अपने आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। बस वो माइनस वाले साइन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि माइनस वाला साइन आप अ, वो ना करें, ठीक है, भूल ना जाए। इसके अलावा हमने फिर क्या लिया था, हमने एक टेम्परे टाइम टी वन लिया था, फिर टाइम टी टू लिया था, तो कंसंट्रेशन ए वन थी, कंसंट्रेशन ए टू थी। और ऐसे ही इसी इक्वेशन को, यानी ये नेचुरल लॉग वाली इक्वेशन, ठीक है, ये थी, नहीं ये नहीं, ऊपर वाली थी, है ना, बात एक ही है वैसे तो। इस इक्वेशन में टाइम टी वन लिया, और ये टाइम टी वन ले लिया, ये कंसंट्रेशन ए वन ले ली, और फर्दर फिर हमने क्या किया, एक और इक्वेशन ली सेम टाइम टी टू और इक्वेशन ए टू, दोनों को आपस में माइनस किया, तो हमारे पास दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर जो ओवरऑल इक्वेशन बनी थी, ठीक है, मैं आपको सीधा ओवरऑल इक्वेशन लिख कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आया था के टी इक्वल, अब देखो मैं इसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में ही लिखूंगा, तो के टी इक्वल आ गया था, के टी नहीं आएगा, डेल्टा टी आएगा ना, यहाँ के टी टू माइनस टी वन, ठीक है। के कॉमन आ गया था उनके अंदर, टी टू माइनस टी वन, वो आ गया था नेचुरल लॉग ए वन बाय ए टू, ठीक है। ये याद रख लेना, टी टू माइनस टी वन होगा, ए वन बाय ए टू होगा, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, दैट्स इट। ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला भी इसी इक्वेशन से आया था, इस इक्वेशन से, ठीक है। दैट इज द बेसिस ऑफ दिस। दो अलग अलग वैल्यू ले लीजिए, टी वन ए वन, फिर टी टू ए टू, दोनों को माइनस करेंगे, आपके पास में लास्ट रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है। और वो नेचुरल लॉग वो माइनस में, उसको डिवाइड के अंदर कन्वर्ट करके उसके बाद ये ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। फिर फर्दर हमने क्या किया था भाई, जीरो ऑर्डर का ग्राफ, एक ग्राफ बनाया था, जीरो नहीं सॉरी क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर का ही एक ग्राफ बनाया था कि फर्स्ट ऑर्डर कैसे स्लोप निकाला था उसका, वो आपको बेसिक्स है, वो मैं आपको करवा चुका हूँ। फिर इसका हाफ टाइम निकाला था, हाफ टाइम कितना निकला था वो भी यहीं पे लिख देता हूँ, हाफ टाइम वाला फॉर्मूला, टी हाफ 1/2, वो इक्वल आ गया 0.693 डिवाइडेड बाय के। यानी कि ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, जीरो ऑर्डर का कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। और जीरो ऑर्डर का जो आपका वो था हाफ टाइम था, उसको भी आपको याद रखना है, ए नोट बाय टू के होता है जीरो ऑर्डर का हाफ टाइम, और यहाँ पर वो टू के नहीं है, ठीक है। नीचे वो जीरो ऑर्डर के लिए वो अलग से लिख दूंगा। यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा। टिल नाउ ये प्रीवियस थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। वेट बेटा, रिकॉर्डिंग करके कहाँ अपलोड होती है बेटा, देखो
मैंने आपको पहले भी बताया था मोहम्मद बेटा, आई डोंट नो +2 वाला जो सिस्टम है, ठीक है, +2 के टीचर्स को बेटर पता है, मुझे ये क्लास जो है वो एक्स्ट्रा की तरह मिली हुई है, ठीक है, शायद कुछ दिन से आपके टीचर्स का कुछ बैलेंस नहीं बन रहा है काम का, दैट इज वाई। तो रिकॉर्डिंग कहाँ होती है आई डोंट नो, बट वो रिकॉर्डिंग जरूर होती है, इतना मैं जानता हूँ। वो लोग उसे अपलोड करते हैं कि नहीं करते हैं यूट्यूब के ऊपर, ये मुझे नहीं पता है, ठीक है, और मुझे अभी तक बोला नहीं गया है सर कि अपलोड आपको नहीं होती। नहीं होती, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, मैं ढूंढूंगा पीछे वाली रिकॉर्डिंग्स, रिकॉर्डिंग्स हमें पता होती हैं, वो हमें एक लिंक को कॉपी करके फर्दर उस लिंक को एक गूगल शीट में अपडेट करना होता है, और वहां से वो हमारी टीम जो है वो आपके लिए उसको यूट्यूब पर अपलोड करती है। हमारे पास वो एक्सेस नहीं है, हमारी टीम ही वो कर सकती है, ठीक है। तो वो मुझे कुछ बोला नहीं गया था इस बारे में, तो देखता हूँ, मैं इसको भी अपलोड पे डाल डाल दूंगा, फिर और क्या इलाज है। पर वो +1 के बच्चों के उसमें चली जाएगी, वो दैट इज द प्रॉब्लम, +2 वालों में नहीं जाएगी, ठीक है, फिर आपको मिलने वाली तो है नहीं। तो मैं पूछता हूँ, ठीक है, देन वी विल डू दैट। लोग के रूल एक्सप्लेन करवा दे लोग, ठीक है, लोग के रूल नहीं आते हैं क्या आप लोगों को? लोग इज रिक्वायर्ड फॉर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के लिए छोटी सी रिक्वायरमेंट है बेटा, ज्यादा नहीं है। अवंती दिल्ली लाइव चैनल के ऊपर होती है, भाई सोनू बोल रहा है, भाई अवंती दिल्ली लाइव चैनल के ऊपर रिकॉर्डिंग्स आती हैं, शायद मेरी रिकॉर्डिंग नहीं आती हो, डोंट वरी, कोई बात नहीं, ठीक है। लोग के रूल के लिए अगर आप बोल रहे हैं तो मैं थोड़ा सा लोग के रूल बता देता हूँ, नोट कर लेना बेटा, मोहम्मद बेटा आपके लिए बोल रहा हूँ स्पेशली, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, लोग के जो जनरल रूल हैं, जो लगभग 40% रूल कवर करेंगे और बिल्कुल आसान से है, मैं वही आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, लोग लोग 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है, और नेचुरल लोग LN बोलते हैं उसे, नेचुरल लोग 1 की वैल्यू भी ये भी 0 होता है, ठीक है, और लोग 10 की वैल्यू 1 होती है। बस इतना, तो ये 3 वैल्यूज हैं जो सबसे आसान है, इसके बाद में कुछ वैल्यूज और आपको याद करनी है लोग की। लोग 2 की वैल्यू 0.3010, लोग 2, ठीक है, लोग 3 की वैल्यू 0 पॉइंट, अपना माइक ऑफ रखिए बेटा, 48, ठीक है, लोग 5 की वैल्यू, खुशी बेटा माइक ऑफ रख लो, ठीक है, लोग 5 की वैल्यू 0.70, लोग 7 की वैल्यू 0.845, दैट्स ऑल। ये वैल्यूज हैं लोग की जो आपको एक्स्ट्रा और याद रखनी है, 4 ये 3 वो हैं, 7 वैल्यूज हैं टोटल। ये समझ में आ गया? यहाँ तक नोट कर लिया सबने? ये वैल्यूज नोट करनी है, यहाँ इन वैल्यूज का मतलब आपको 1 से 10 सारी मिल गई, बीच में से कुछ गायब है, जैसे लोग 4 है, लोग 6 है, लोग 8 है, लोग 9 है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप आ जाएंगी, मैं उसको भी डिस्क्राइब कर दूंगा, डोंट वरी। तो देखिए, ये वैल्यूज आने के बाद अब कुछ रूल्स हैं, 3 रूल हैं लोग के, ठीक है, जो जनरल हैं सबसे ज्यादा। लोग A इंटू बी, अगर A को B से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है लोग, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, लोग A प्लस प्लस लोग, टू भी। है ना, ये लोग मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर देता है, अच्छी चीज ये है, ठीक है। सेकंड, लोग A डिवाइडेड बाय B हो तो अगर लोग A, भी है। ठीक है, तो वो माइनस में उसको कन्वर्ट कर देगा, लोग A माइनस लोग B, यस राइट बेटा, ठीक है। और फर्दर, अगर पावर हो, लोग A की पावर अगर B है, पावर, तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देगा, बी जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और लोग ए यहाँ पर बाहर लिखा रहेगा, ठीक है। ये 3 रूल्स हैं लोग के, और इसके बेस पर आप बड़े आसानी से किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं उन कैलकुलेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है, जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर 3, मान लो आपको इसका आंसर नहीं आता 2 की पावर 3 का, ठीक है, इज क्वेश्चन मार्क, इसका आपको आंसर निकालना है, तो लोग से ये मल्टीप्लाई आसानी से की जा सकती है। ऐसी कोई मल्टीप्लाई हो तो दोनों तरफ लोग कीजिए, ठीक है, मान लो कि मैं इसको लगा लेता हूं यहाँ पर कि ये x है, ठीक है, इसको मुझे निकालना है, तो मैं मान लेता हूं लेट x इक्वल 2 रेज़ पावर 3। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इसके लोग डाल दूंगा, लोग x विल बी इक्वल टू लोग 2 रेज़ पावर 3। अब क्या होगा, लोग x को अब मैं लिख सकता हूँ, यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में और लोग 2 की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं यहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ कि लोग x की वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई में लोग 2 की वैल्यू है 3010, 0.3010,
तो ये आपके पास log x की वैल्यू आएगी, x की नहीं है ये वैल्यू, दिस इज log x, ये ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को फर्दर, इसी वैल्यू को फिर से फर्निश करेंगे और यहां मैं एंटी log लगाऊंगा ताकि ये log कट जाए, एंटी log मल्टीप्लाई में log x, इससे क्या होगा, log और एंटी log आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की, और विल बी एंटी log ऑफ 3 इंटू 0.3010, यहां पर हमें एंटी log की जरूरत पड़ती है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो आपको अब एंटी log जो वो इसी का log का बड़ा भाई है, वो थोड़ा सा टिपिकल है, समवट टिपिकल, ठीक है, उसको कभी फिर डिस्कस करेंगे, आप लोगों को अगर चाहिए तो। हमने अभी एक डिसीजन लिया था हमारी टीम ने कि हम लोग +1 वालों के लिए, +1 वाले स्टूडेंट्स के लिए लोग एंटी लोग छोटा सा थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन उनको सिखाएंगे जो केमिस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, हमारी तरफ से वो लेक्चर डिलीवर होगा, तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को +2 के अंदर आगे फॉरवर्ड करवा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, उसको हम डिटेल में लेंगे, लेकिन आज आपके लिए इतना ही मैं बताने वाला हूँ कि वो, क्योंकि एंटी लोग वरना फिर वो बड़ा हो जाएगा बेटा, पूरा लेक्चर की बैंड बज जाएगी, कोई बचेगा नहीं। तो आप एंटी लोग तक मत जाइए, इसको हम डिनाई कर रहे हैं पहले से ही। ठीक है, लेकिन लोग तक आपको आसानी से यहाँ सोल्व हो जाएगा, जब लोग की वैल्यूज आएंगी तो भी वो इजीली सोल्व हो जाएगा। तो ये इतना याद रखिए फिलहाल के लिए, और समझ लेना इसमें लोग सारा आ गया, अप्रोक्सीमेट किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। सपोज आपको log 4 निकालना है, log 4 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं log 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा log 2 प्लस log 2, और log 2 की वैल्यू आपको पता है वो कितनी है, 3010 है, प्लस 3010 आ जाएगी, है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.6020, ये log 4 की वैल्यू आ गई। जो हमने नहीं निकाली थी यहाँ पर वो यहाँ निकल गई log 4। log 5 पता है, log 6 की वैल्यू निकाल सकते हो, 3 इंटू 2, तो यहाँ आ जाएगा log 3 की वैल्यू प्लस log 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू दे रखी है 0.48, ये 0.48 आ जाएगा, प्लस 3010 आ जाएगा, है ना, तो उसका ऐड आ जाएगा बस। तो ये आ गया log 6। log 7 की वैल्यू हमें दे रखी है, 8 की वैल्यू नहीं दी हुई, तो 8 क्या होता है, 2 raised power 3 लगा सकते हैं, 2 इंटू 2 सिंपल करके, या 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। log 9, log 3 इंटू प्लस में log 3, है ना, 3 इंटू 3 होगा तो log 3 प्लस log 3 आ जाएगा, log 9 बन गया। इस तरह से log 1 से लेकर 10 तक तो आपके बिल्कुल सामने पड़े हैं, आप ये समझ सकते हैं। ये सिर्फ 4-5 वैल्यू याद करने से 1 टू 10, log 1 टू 10 आप लोग को आसानी से आ जाएंगे। क्लियर है भाई ये सबको? यस ठीक सर। है ना, तो इतना जरूर याद कीजिए, इसमें आपका 40% काम इजी हो जाएगा, सिर्फ इतने से पेज में 40% काम इजी हो जाएगा। अब इसके यूं समझ लीजिए कि इसका लगभग डबल और ट्रिपल वर्क और चाहिए होगा जब एंटी लोग आपको सिखाया जाएगा। यहाँ इस केस में लोग टेबल देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिना लोग टेबल के आप ये काम कर सकते हैं। बट एंटी लोग में लोग टेबल, उसका भी एक ट्रिक है जिसमें आपको लोग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट वो ट्रिक ना थोड़ी सी मतलब अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, वो सो माइंड में आए उस टाइम पर ना आए आपके, ठीक है, वो आंसर्स निकालना बहुत मुश्किल काम होगा। तो इसलिए एंटी लोग की टेबल आपके लिए इजी रहेगी। हालांकि आपको दोनों वीडियोस में अपलोड करवा दूंगा जिसमें बिना टेबल के भी और टेबल के साथ भी दोनों तरह से वैल्यू को देखना आ जाए। और एंटी लोग में एक माइनस वाली बीमारी भी होती है कि माइनस में जब होता है तो उसका एंटीलॉग डायरेक्टली नहीं होता, उसके अंदर कुछ जोड़ घटा करना पड़ता है। ठीक है, तो एंटीलॉग मतलब एडिशन टू लोग, लोग के एडिशन में 3 गुना टिपिकल होगा, ये सारा लोग है, समझ लो इतने में लोग खत्म हो गया। बस एंटी लोग के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो डोंट वरी, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा, बट अभी के लिए इतना आई थिंक काफी है ना। ये इतना सीखिए, इतना याद होगा तो आपको पता होगा कि लोग के रूल यही रहेंगे, एंटी लोग और कुछ नहीं है। एंटी लोग तो सीधा वैल्यूज देखनी है, बट वैल्यूज में थोड़ा सा दिक्कत आती है, उसमें टेबल भी मिलेगी आपको, आपकी बुक्स के पीछे ना टेबल होती है सभी के। हम्म, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आज का टॉपिक अब उठाते हैं भाई सबसे पहले। ठीक है, तो हमने क्या किया था, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर कर लिया था ना। फर्स्ट ऑर्डर का ना अब एक चीज रह गई अभी फर्स्ट ऑर्डर की, गैसियस स्टेट के अंदर, फर्स्ट ऑर्डर गैसियस स्टेट, गैसियस गैसियस प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, गैस फेस के लिए कह सकते हैं, वरना गैस फेस कहना ज्यादा बेटर है, गैस फेस। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गैस फेस के लिए कैसे करेंगे। तो देखो भाई, रहेगा वही, सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, मैं एक कॉमन सी रिएक्शन आपके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, ए है गैस, सब गैस होने चाहिए, याद रख लेना, जब नाम ही गैस का आ गया तो ए गैस है।
ठीक है, और बी जो है ये भी गैस है। ओके, प्लस के अंदर बनेगा सी, ये प्रोडक्ट बन गया अपने पास दो, ये भी गैस है। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना होता है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, शुरू में सबसे पहले जब टाइम जीरो था, टाइम वाज जीरो, तो इसका प्रेशर क्या था, गैसियस फेस के लिए हम कंसंट्रेशन का यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन हम यहाँ पर इसको कंसंट्रेशन के फेस में लेने की बजाय, वो तो फिर सेम ही फॉर्मूला बनेगा, सब कुछ सेम मिलेगा, चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, उनके लिए सबके लिए सेम फॉर्मूला है, वो जो हमने अभी भी पीछे किए हैं। बट अगर सिर्फ प्रेशर दे रखो आपको, सिर्फ प्रेशर, और सोचिए गैसियस रिएक्शंस कैसे होती हैं, जरा इमेजिनेट करवा देता हूँ आपको गैसियस रिएक्शंस। ठीक है, गैसियस रिएक्शंस हमेशा आपको पता है ना कि अगर गैस का ढक्कन खुला छोड़ दिया, ठीक है, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, तो गैसियस रिएक्शंस हमेशा ढक्कन को बंद करके होती हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो पिस्टन डाल देते हैं वो लोग, लेकिन इस पिस्टन के बाहर पिस्टन ऊपर नीचे तो जा सकता है गैस के अंदर, है ना, प्रेशर ज्यादा होगा तो पिस्टन नीचे आ जाएगा, प्रेशर कम होगा, मतलब प्रेशर ज्यादा होगा तो पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाएगा, अगर कांस्टेंट प्रेशर रखना है तो। ठीक है, प्रेशर ज्यादा करना है तो पिस्टन के ऊपर वजन डाल देंगे, बट ये बाहर नहीं जा सकती, तो मतलब हम इनका प्रेशर जो है, प्रेशर ऑलवेज हम गैसेस का प्रेशर चेक कर सकते हैं, व्हाट आई एम सेइंग, ऑलवेज हमारे पास टोटल प्रेशर तो रहता है। ठीक है, कैसे, हम इसका गेज, यहां पर मैंने एक प्रेशर वाला गेज डाल दिया, प्रेशर वाला गेज समझते हो, कहीं भी लगा दो आपको, मैं नीचे लगा रहा हूं, ऊपर मेरे पास जगह नहीं है ना, वो साइकिल में या गाड़ी में या बाइक में प्रेशर चेक करने के लिए एक मीटर सा नहीं लगा होता, वो मीटर सा लगा के हम प्रेशर चेक करते हैं, समझ गए, तो वो जो उनके पास एक ढोलक सा होता है जिसके अंदर हवा भरी होती है, उससे वो हम डायरेक्ट पाइप लगाते हैं, और उस ढोलक के ऊपर भी ऐसा मीटर लगा होता है। ये बात सबको पता है ना, क्लियर है। किसके ऊपर? जो गैस भरने वाले बेटा, बाइक में साइकिल में कभी हवा भरवाई है? यस सर, हाँ ओके, यस हाँ, सर, होता है। उसका वो ढोलक सा होता है लोहे का, उसके ऊपर भी एक मीटर होता है, तो वो प्रेशर, मतलब हम हमेशा क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे रिएक्शन करवा रहा हूँ, दो रिएक्टेंट्स हैं या एक रिएक्टेंट है और वो गैस वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे एक बस ये गेज लगा दिया, मीटर गेज, ठीक है, ये मीटर है, किस चीज का मीटर है ये प्रेशर को मेजर करता है बस, प्रेशर मीटर है, तो प्रेशर मेरे को हमेशा पता लग जाएगा, जब रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, सोचो, तो रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रेशर कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, है ना, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टेंट्स मोड, तो वो सारे प्रेशर मैं नोट कर सकता हूँ, लगातार मेरे को प्रेशर मिलता रहेगा, तो यानी प्रेशर मेरे पास एक्सेसिबल है, इसको यूं कहते हैं कि प्रेशर एक्सेसिबल है, समझ रहे हो। ठीक है, तो यानी प्रेशर को एक्सेसिबल बनाने के लिए हमें सिर्फ एक प्रेशर गेज लगाना होगा। ठीक है, तो प्रेशर गेज, अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो टाइम टी के ऊपर मुझे पता है क्या था, टोटल प्रेशर मेरे पास था, बट क्या रिएक्टेंट्स का कोई प्रेशर था, नो सर। रिएक्टेंट्स का प्रेशर क्यों नहीं था, गैस है ये। अब कंसंट्रेशन सोच रहे हो, सोचो, देखो हमारा माइंड कैसा होता है, समझ गए बेटा, गैस का प्रेशर क्यों नहीं होगा, भले ही वो रिएक्टेंट हो, इनिशियल प्रेशर होगा, होगा कि नहीं यस। होगा, है ना, यस। सोचो। अब देखो, इसको कहते हैं कि ब्रेन वॉश होना, इस ये प्रोसेस होती है ब्रेन वॉश की, हम हमेशा से कर रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन, जीरो ऑर्डर में भी इनिशियल कंसंट्रेशन ली हमने, है ना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या थी, जीरो थी, हमें पता है, यहां पर हमने वही दिमाग में घुस गया कि इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल प्रेशर तो जीरो होगा, जबकि इनिशियल प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, तो यानी सारा का सारा प्रेशर इसी का होगा, इसको बोलते हैं पी नोट, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए रिएक्टेंट, बी का, अब देखो रिएक्शन शुरू हुई है, बी का कोई प्रेशर होगा, प्रोडक्ट का कोई प्रेशर होगा उस टाइम पे जब रिएक्शन टाइम जीरो था, यस नहीं सर। होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा, सोचो कैसे, बी का प्रोडक्ट का प्रेशर कैसे होगा, प्रोडक्ट बने ही नहीं बेटा, टाइम जीरो है, टाइम इज जीरो, देन प्रोडक्ट अभी बने ही नहीं है, तो प्रोडक्ट का, इनका प्रेशर कितना होगा, जीरो, इनका प्रेशर भी जीरो होगा, दोनों का, समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, अब देखिए कुछ देर बाद, कुछ देर बाद मतलब टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, ठीक है, तो टाइम जो है यहाँ पर आफ्टर टाइम टी लिख देते हैं, आफ्टर टाइम टी, ठीक है, टी टाइम के बाद में इसका प्रेशर कुछ घट जाएगा ना, पी नोट नहीं रहेगा, उसमें से कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट बन चुके हैं, तो वो मान लो कितना घट गया, वो पी घट गया, ठीक है, अब पी नोट और पी को ध्यान से पढ़ लेना कि वो पी घट गया, और यहाँ पर पी क्या घट रहा है, ये अमाउंट नहीं है, प्रेशर की कंसंट्रेशन है, प्रेशर, सॉरी कंसंट्रेशन, और प्रेशर की परसेंटेज है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से बताया था कि हम लोग ये जो कंसंट्रेशन 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 लिखते रहते हैं ना, ये कंसंट्रेशन होती ही नहीं है, गॉट दिस ना गाइस,
ये क्या होती है? कंसंट्रेशन की परसेंटेज होती है ना। वरना कंसंट्रेशन मैंने आपको करके दिखाया था, लिख के बताया था कि एग्जांपल की अगर कंसंट्रेशन मान ले तो कंसंट्रेशन तो कभी सही आएगी नहीं। इनिशियल और फाइनल जब उसको निकालेंगे तो वो तो कंसंट्रेशन कभी बराबर हो ही नहीं सकती कि सबका मोलर जो वैल्यूज हैं प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की सब अलग अलग होती हैं, नंबर ऑफ मोल अलग अलग होते हैं, तो इसलिए वो परसेंटेज होती है। यहाँ पर भी ये परसेंटेज है, पी नोट भी परसेंट है, परसेंट मतलब 100% मान लो आप उसे, है ना। प्रेशर ऑफ पी नोट 100%, फिर 100% जब शुरू में था, फिर उसके बाद पी घट गया, कुछ परसेंट इसमें से घट गया। अब जो कुछ परसेंट इसके अंदर से घटा है, ठीक है, तो डेफिनेटली उतना ही परसेंट बी का प्रेशर बढ़ गया होगा और उतना ही परसेंट सी का प्रेशर भी बढ़ा होगा। जितना बी बना है, बी की जो परसेंटेज बनी है, सी की परसेंटेज भी उतनी बनेगी। ऑब्वियस है, यहाँ 100% खत्म होगा तो ये दोनों 100% बनेंगे ना। मान लो ये 0 हो गया तो ये कितने बनेंगे? 100%। ये कितना बनेगा? ये भी 100% बनेगा। अब आपको लगेगा सर ने पी तो 2 बार जोड़ दिया तो 100% 100% 2 बार हो गया तो 200% हो गया। इंडिविजुअल प्रोडक्ट बेटा, इंडिविजुअल प्रोडक्ट तो एक ही बार बन रहा है। समझ में आ रहा? तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए लिया जाता है ये। मैं इसको ये 100% वाले को हटा रहा हूँ, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ठीक है। समझ में आ गया भाई? अब यहां से हमारा जो आंसर है वो कंफर्म्ड हो जाएगा। इतना समझ में आया सबको? यस और नॉट, प्लीज टेल मी गाइस। यस सर। ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए था? कंसंट्रेशन एट टाइम टी, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, प्रेशर एट टाइम टी। इसको मान सकते हैं हम प्रेशर एट टाइम टी। समझ में आया? यानी कि अब मैं इसको लिख रहा हूं PRESSURE, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एट टाइम टी। रिएक्टेंट का प्रेशर एट टाइम टी क्या है? तो टी टाइम के ऊपर रिएक्टेंट का पी प्रेशर नोट पी माइनस पी। नोट माइनस पी, पी है, सिंपल। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहती है? के टी इक्वल क्या था? नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखें? नहीं, वो दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, है ना। ये आएगा 2.303 लॉग कर दिया हमने इसका, बस और कुछ नहीं किया। लॉग ए नोट बाय ए, ठीक है। मैंने नेचुरल लॉग ए नोट बाय ए लिखवाया अभी अभी आपको पीछे, ठीक है। तो उसको लॉग कर देंगे तो नेचुरल लॉग से लॉग होता है 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। ये समझ में आया? ये है फर्स्ट ऑर्डर का नॉर्मल फॉर्मूला, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर के नॉर्मल फॉर्मूले के अंदर अब आप सोचो मुझे क्या चाहिए? ए नोट, ए नोट क्या है? पी नोट, यानी कि प्रेशर की फॉर्म में पी नोट चाहिए, वो तो मुझे पता है, ये रहा, ठीक है। पी नोट इज हेयर। और फिर क्या चाहिए? कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, ये वाला ए चाहिए, तो वो मुझे मिल गया, वो है पी नोट माइनस पी। बट एक प्रॉब्लम है यहां, जो मैंने ये मीटर वीटर लिख के दिखाया, ये क्या है? मुझे हर टाइम पर टोटल प्रेशर पता होगा, क्योंकि ये तो टोटल प्रेशर बताएगा मुझे, ना तो रिएक्टेंट का बताएगा ना प्रोडक्ट का। बट इनिशियल प्रेशर जो मैंने शुरू किया था, जब मैंने सिर्फ रिएक्टेंट लिए थे, वो भी तो मुझे पता होगा। यानी कि मैं पी नोट जो है वो मुझे नोन होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? पी नोट नोन होगा क्योंकि सबसे शुरू में जो प्रेशर था वो मुझे नोन होगा। यस और नोट, प्लीज टेल मी गाइस दिस वन। यस सर। पी नोट आपको नोन होगा, सबसे पहले उसको नोट कर लो, बाद में बदल जाएगा वो, लेकिन अभी तो नोट किया जा सकता है ना। तो पी नोट मुझे पता है। फिर देखिए, पी टोटल मुझे हमेशा पता होगा, ऑलवेज नोन। मुझे तो ऑल कांस्टेंट था। कांस्टेंट क्यों होगा बेटा? देखो यहाँ पिस्टन लगा रखा है, गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन ऊपर उठ सकता है, नीचे हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको परमानेंटली बंद कर दूं, लॉक कर दूं, तो प्रेशर बढ़ भी सकता है। समझ रहे हो? यस। परमानेंटली लॉक कर दिया तो प्रेशर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, वो डिपेंड मेरे ऊपर करता है, फिर वॉल्यूम बदलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जब मुझे रिएक्शन करवानी तो मैं उसको कांस्टेंट मतलब बंद कर देता हूँ, परमानेंट एक बॉक्स बना दिया। अब प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा मुझे पता लग जाएगा, है ना, क्योंकि वॉल्यूम कम या ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो पी टोटल, टोटल प्रेशर, जैसे ही रिएक्शन शुरू हुई और मान लो ये ग्रीन और येलो वाली, येलो वाले जो है प्रोडक्ट हैं और ग्रीन वाले जो है वो रिएक्टेंट थे, तो रिएक्टेंट थोड़े कम हो गए, प्रोडक्ट थोड़े बढ़ गए, है ना। तो मुझे अब भी टोटल प्रेशर तो डायरेक्ट गेज में देखूंगा मुझे पता लग जाएगा, बट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का प्रेशर अब मैं नहीं बता सकता। कैसे बताऊं? रिएक्टेंट प्रोडक्ट को पहले अलग करूं, फिर सेम कंडीशन दूं, फिर नापूं, वो तो बहुत मुश्किल काम है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जी। यानी कि मुझे ऑलवेज प्रेशर, मुझे पी टोटल, दोनों का टोटल तो हमेशा पता होगा। गेज में सीधा देखना, प्रेशर गेज में सीधा चेक करना, मेरे को प्रेशर आ गया, पता लग गया, है ना। लेकिन और पी नोट, शुरू वाला प्रेशर भी मैंने नोट कर लिया, नोटबुक पे नोट ही तो करना, और तो कुछ करना ही नहीं, जैसे रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले बस नोट कर लिया। तो ये दोनों चीजें पता, बट पी नहीं पता। पी क्या है कि कुछ टाइम बाद प्रेशर कुछ घट गया, कितना घटा मुझे नहीं पता।
तो मुझे अब ये P को यहां से हटाना है, वरना देखो मेरे पास बहुत आसान है, A नोट यानी कि इसकी जगह मैं भर दूं P नोट, ठीक है, और नीचे भर दूं मैं P नोट माइनस P, ये भर दिया, और बाकी सब सेम रहा 2.303 लोग P नोट बाय P नोट माइनस P, अगर ये भर दूं तो मेरा काम खत्म, फिर तो वही पहले वाला केस होगा, कोई चक्कर ही नहीं है भाई। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि इस P की वैल्यू मुझे पता ही नहीं लगेगी कभी भी कि कितना प्रेशर घटा, T टाइम बाद 10 सेकंड बाद कितना प्रेशर घट गया, टोटल प्रेशर पता है, पर इनिशियल प्रेशर में से कितना घट गया ये नहीं पता। समझ गए, इनिशियल प्रेशर में से पी प्रेशर घट गया, वो फिर उसकी वजह से बढ़ भी सकता है, क्योंकि पी उधर बी का बढ़ा है, फिर सी का भी पी बना है, तो टोटल प्रेशर तो बढ़ जाएगा। मेरे पास तो टोटल प्रेशर आ रहा है, जबकि मुझे तो घटा हुआ प्रेशर चाहिए था, उल्टा हो गया ना काम। तो इसलिए मुझे पी का नहीं पता लगेगा, तो इस पी को निकालने के लिए अब मैं कुछ काम करने वाला हूं, ठीक है, इसी के ऊपर थोड़ा वर्कआउट करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। देखो जरा, अगर मैं पी टोटल निकाल लूं आफ्टर टाइम टी, ठीक है, ये पी टोटल है, पी टी नहीं है, बस ये याद रख लेना बेटा, ये पी टोटल, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी। तो टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा भाई टी टाइम के बाद में, ये रहा आफ्टर टाइम टी, इसमें टोटल प्रेशर क्या, ये रिएक्टेंट का प्रेशर है, ये भी रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट का, तीनों को जोड़ दूं तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। डाउट है यहां तक किसी को? यस तो P नोट माइनस P प्लस में P प्लस में P, ये तो थे दोनों प्रोडक्ट के प्रेशर और ये था रिएक्टेंट का, दोनों को जोड़ दिया, P टोटल, है ना, कौन सा लाया वो, सिंपल सा ला, पार्शियल प्रेशर लॉ, है ना, किसने दिया था, नाम भूल गया मैं साइंटिस्ट का, ठीक है, पार्शियल सीधा जुड़ जाता है प्रेशर और कुछ नहीं है। तो अब मैं यहां से P टोटल निकाल सकता हूं, तो P टोटल मेरे पास निकल गया, क्या निकलेगा, एक P से एक P कट गया, तो मेरे पास ये आ गया P नोट प्लस प्लस पी। P, पहले था P नोट माइनस P, अब P नोट प्लस P, बट मुझे तो इनसे कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो P की वैल्यू चाहिए, आई वॉन्ट दिस P इन द फॉर्म ऑफ P नोट एंड PT, मुझे P नोट शुरू का पता है, सर तो और निकाल लेंगे। है ना, तो यहां से निकल जाएगा सिंपल। तो अब मैं इस P को निकाल सकता हूं, तो P क्या आ गया भाई, ये आ जाएगा P नोट इधर चलेगा, P टोटल माइनस P नोट, गोट दिस गाइज, यस क्लियर है सर। भैया सबको, है ना। बट क्या मुझे सिर्फ P की वैल्यू चाहिए थी, तो अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं पीछे वाली इक्वेशन आपको दिखाता हूं और ध्यान से देखना उसे, कि मैं उस इक्वेशन को ही भरूंगा बेटा, यहां पर मैं इस इक्वेशन को आगे लिख रहा हूं, इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को पी नोट वाली फॉर्म में लिख रहा हूं, इस वाली फॉर्म में, ये वाली फॉर्म में, पी नोट माइनस पी, क्या है ये, आफ्टर टाइम टी, टी के बाद, ठीक है। तो अब देखते हैं इस इक्वेशन को मैं लिखता हूं, तो यहां मैं लिख रहा हूं के टी इक्वल, क्या आ जाएगा, 2.303 और लोग, और उसके बाद में क्या था, यहां मैं लिख सकता हूं पी नोट, ठीक है, इनिशियल प्रेशर डिवाइड में पी नोट माइनस पी, यही था ना, मेरी बात बन गई थी यहां से, यही तो था, है ना। मैं सर इस इक्वेशन को अब मैं थोड़ा बदल देता हूं, क्योंकि ये इक्वेशन ऐसे नहीं लिखी होनी चाहिए, ये तो आपको बस रिकॉल करवाने के लिए था कि ये ए नोट की फॉर्म में ही है, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअल में आना चाहिए पी नोट डिवाइडेड बाय पी नोट माइनस पी, ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया यहीं पे। बट प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि मेरे को पी तो पता ही नहीं लगेगा, तो पी को पता करने के लिए अब मैंने कुछ जोड़ तोड़ किया और पी का मुझे पता लग गया, ये आ गया पी, ठीक है। तो मैं पी की वैल्यू भरूंगा, जस्ट ये चीज ध्यान दे लेना, के टी इक्वल 2.303 लोग, अब मैं पी नोट डिवाइडेड बाय पी नोट माइनस पी की वैल्यू भर रहा हूं, तो पी की वैल्यू क्या थी, पी टोटल माइनस, इसको पी टोटल माइनस पी नोट, और ये ब्रैकेट में होना चाहिए क्योंकि बाहर इसके माइनस लगा हुआ है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। यस गाइस, समझ में आ गया, हाँ बेटा, यस यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब आपके पास आंसर आ गया, बस यही होता है, प्रेशर की फॉर्म में थोड़ा सा झोल झाल हो जाता है, क्योंकि देखो वैसे तो आप यही फॉर्म लिख सकते हो ऊपर वाली, कोई दिक्कत नहीं है, अगले को टेंशन, या आप सीधा लिख दो पी नोट डिवाइडेड बाय पी टी, सीधा लिख सकते हो, एट टाइम, प्रेशर एट टाइम टी, ये टाइम है, प्रेशर एट टाइम टी, ये लिख सकते थे, बट प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि प्रेशर एट टाइम टी आपको पता ही नहीं लगेगा, उसका पता करने के लिए, और आपके पास में तो हमेशा पी टोटल होता है ना, या पी इनिशियल था, तो उसका पता करने के लिए ये हमने जोड़ तोड़ किया है, तो ये लोग, और ऊपर आ गया पी नोट, नीचे आ गया, नीचे क्या आएगा भी, माइनस का पीटी और प्लस का पी नोट हो जाएगा, तो यानी कि पी नोट से पी नोट कट जाएगा, डिवाइड में क्या आ गया, ऐसा, नहीं नहीं नहीं, टू पी नोट, ठीक है ठीक है, टू पी नोट और माइनस पीटी,
ये आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, तो ये एक डेरिवेशन है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ गैसियस रिएक्टेंट हो, तो आप गैसियस रिएक्टेंट में अगर आपको प्रेशर दे रखे हो, तो देखो वो इनिशियल प्रेशर दे सकता है आपको और फाइनल प्रेशर भी दे सकता है। बीच का कोई प्रेशर उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता, मैंने आपको उसके लिए भी एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था, ये पीछे आप फिर से देख सकते हैं। देखो ये इस तरह का सिस्टम होता है, रिएक्शन में ऐसा सिस्टम चल रहा होता है, तो वो बीच का प्रेशर कैसे नापे, उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया गया ताकि उसको एक्सपेरिमेंट करने में आसानी हो। चीजें कैसे कैसे चलती हैं सोचो, सीधा फॉर्मूला था, उसको ऐसा कैसा पड़ा रहने देते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। प्रेशर की फॉर्म में भी वही जी, वही वाला प्रेशर दे दो जो हमें टाइम टी पर होगा, हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्यों? क्योंकि साइंटिस्टों को भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो साइंटिस्ट अपने हिसाब से चीजों को कभी कभी मॉडिफाई करते रहते हैं। तो इसी वजह से आप लोगों को भी वो फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन आया। क्यों आया, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। समझ में आया? किसी टीचर से आप पूछ के देखना कि सर हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते थे ना, लेकिन वैसा नहीं हुआ, उसका रीजन क्या है, डेरिवेशन हमें एक फिर से करनी पड़ी। ठीक है, तो इसका रीजन ये था। यहां तक क्लियर हो गया भाई? तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर का हमने गैसेस फॉर्म कर लिया, हाफ टाइम कर लिया, उसके अलावा ये भी कर लिया, नॉर्मल फॉर्म भी कर लिया। अब फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब इसी में फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ही। तो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट पेज के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर में और क्या रह गया हमारे पास। प्रेशर की फॉर्म में हो गया। अब फर्स्ट ऑर्डर का एक हाफ टाइम का ना एक छोटी सी और चीज रह गई है। ठीक है, ऑल, इसको फर्स्ट ऑर्डर नहीं बोलेंगे, ऑल फर्स्ट ऑर्डर्स के लिए है ना, जितनी भी फर्स्ट ऑल फर्स्ट ऑर्डर नहीं, मतलब हाफ टाइम फॉर ऑल रिएक्शंस। ठीक है, हाफ टाइम फॉर ऑल ऑर्डर्स, ये कुछ ऐसा है, हाफ टाइम फॉर ऑल ऑर्डर रिएक्शंस। जितने भी ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं उनके लिए हाफ टाइम का एक यूनिक सा फॉर्मूला है हमारे पास। यूनिक फॉर्मूला नहीं है एक्चुअल में, वो थोड़ी एक डेरिवेशन सीखी और डायरेक्टली इनवर्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो देखो हमें पता है हाफ टाइम टी हाफ, जीरो ऑर्डर का कितना था भाई, जीरो ऑर्डर के लिए ए नोट अपॉन 2k। के क्या था, ए बाय नोट टू। अपॉन 2k। हाँ ठीक है, एक मिनट, ए नोट डिवाइडेड बाय 2k। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ए नोट के ऊपर, की पावर 1 है यहाँ। ठीक है, इस पर होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब दूसरा देखो, फर्स्ट ऑर्डर का क्या था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ टाइम कितना था याद है? 0.693 अपॉन k। 693 डिवाइडेड बाय के। ठीक है, अब ये क्या कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? ये तो करता ही नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 0, यानी ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब यही है। ठीक है, अब तीसरा देखिए, सेकंड ऑर्डर। अब इसी तरह से सेकंड ऑर्डर हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है बेटा, ठीक है, सेकंड और थर्ड ऑर्डर, बट क्या बोलते हैं उसको, आगे के अंदर सेकंड और थर्ड ऑर्डर भी आती है, बट एट लीस्ट हम इसको इसी सीक्वेंस में लिख रहे हैं, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर आपने टेंथ के अंदर एक क्वेश्चन किए होंगे ना मैथ के अंदर कि 1 2 3 4 को आपस में सीरीज और वो क्या होते हैं उनको जोड़ने वाला था ना, वैसे ही यहाँ पर भी हम एक सीरीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेकंड ऑर्डर के अंदर जो सेकेंड ऑर्डर का जो हाफ टाइम है वो डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए ए नोट की पावर वन -1। 1 - 1। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इस तरह से सीक्वेंस बन जाता है हमारे पास एक। ठीक है, तो इसका मतलब मैं टाइम हाफ को किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के टाइम हाफ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकता हूं। अब क्या हो रहा है भाई, किसी की पावर एन लिख दूं या कुछ ऐसा कुछ कर दूं, है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकता हूं ए नोट कंसंट्रेशन और 1 - n कह सकते हैं ना, 1 - n। ठीक है, 1 - n, दैट इज द सिंपल वे कि आप कैसे किसी चीज का ऑर्डर निकाल सकते हो। और यहाँ पर n क्या है भाई, व्हाट इज n हेयर? ऑर्डर। दैट इज द ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द सेकंड रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो सो हेयर n जो है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ऑफ द
रिएक्शन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप उसका हाफ टाइम कौन सी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, कितना डिपेंड करेगा, वो आप इजीली यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है भाई ये सबको? यस और नॉट? हाँ बेटा, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? हाफ टाइम फॉर ऑल रिएक्शन ऑर्डर्स, तो इसको भी याद रखना है। फॉर्मूला है सीधा सीधा, डेरिवेशन ही चल रही है अभी तक, और तो कुछ हमने किया नहीं है अभी तक, है ना। कुछ न्यूमेरिकल्स भी कोशिश करेंगे कि हम सॉल्व कर सकें, एक दो न्यूमेरिकल है मेरे पसंदीदा न्यूमेरिकल है, वो आपको मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले अब बात आती है भाई डिटर्मिनेशन, यानी अब हम कुछ फाइंड आउट करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, उसके ग्राफ को देख के, ठीक है, उसके रिएक्टेंट को देख के कैसे उसको बता सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, ठीक है। तो इसके 3 4 5 तरीके हैं, 5 है आई थिंक, 5 तरीके हैं, ठीक है। हम उनको वन बाय वन अब ढूंढने वाले हैं। तो अभी भी डेरिवेशन ही चल रही है, बट इसके बीच में मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल करवाऊंगा, अच्छे वाले न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी वाले। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दे लेना ये बात मेरी। अगर आप एनसीईआरटी के सारे सोल्ड वाले न्यूमेरिकल कर लेते हो, जो सोल्व दिए होते हैं एनसीईआरटी के अंदर, प्लस लेसन के एंड में जो अनसोल्ड न्यूमेरिकल दिए होते हैं, अगर ये दोनों आपने कर लिए कंप्लीट अच्छे से, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, फॉर्मूले भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले ही लर्न नहीं है ना बेटा, फिर तो कुछ कहानी हो ही नहीं सकती है। तो फॉर्मूले को लर्न करने के लिए हम प्रैक्टिस करते होते हैं, और उस प्रैक्टिस से फॉर्मूला लर्न होता है, प्लस साथ में क्या होता है, वो चीजें इतनी पक्की हो जाती हैं कि हमें फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का अच्छे से पता लग जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें यानी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। तो कम से कम एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चंस, ठीक है, हर रोज आप 30 40 क्वेश्चन होते हैं ज्यादा से ज्यादा हर लेसन के, हर रोज 5 न्यूमेरिकल कर लो बस। अगला लेसन शुरू होता है ना, हर रोज के 5 न्यूमेरिकल कर रहे हो, 5 into 8 हो गए 8 दिन में पूरे 40, है ना। 30 हुए तो वो 6 ही दिन में हो जाएंगे। तो मतलब एक हफ्ते में, लगभग एक हफ्ते में एक लेसन के सारे न्यूमेरिकल आप कर लोगे। सोचो कितना आसान काम है, सिर्फ 5 न्यूमेरिकल हर रोज। और अगर आप ये कर लेते हो, ठीक है, और साथ में उसके सोल्ड न्यूमेरिकल भी कर लेते हो ड्यूरिंग द लेसन, अभी जैसे सोल्ड न्यूमेरिकल कर सकते हो, साथ साथ में जो सोल्ड दे रखे हैं, जहां तक हमारा हुआ फर्स्ट ऑर्डर हो गया, जीरो ऑर्डर हो गया, उनके जो सोल्ड न्यूमेरिकल दे रखे हैं, उनके ग्राफ दे रखे हैं, वो कर लो। और अनसोल्ड न्यूमेरिकल जो है वो लेसन खत्म होने के बाद करो, नेक्स्ट लेसन शुरू होगा तो पीछे वाले लेसन के स्टार्ट कर दो। जैसे अब ये आपका कौन सा चल रहा है, काइनेटिक चल रहा है, केमिकल काइनेटिक, तो आप पीछे वाले लेसन के स्टार्ट कर सकते हो, है ना। 5 5 न्यूमेरिकल डेली कीजिए, ये खत्म होगा तो पीछे वाले लेसन के सारे पूरे हो जाएंगे। इससे 2 फायदे, एक तो पीछे वाला लेसन ऑटोमेटिकली रिवाइज हो गया, माइंड से वो स्वाइप नहीं होगा, साफ नहीं होने वाला। दूसरा, नेक्स्ट लेसन आपका कंटिन्यू चल रहा है, साथ के साथ चल रहा है, वो भी याद हो रहा है। और जैसे ही वो लेसन खत्म होता है तो पिछला लेसन तो 2 बार कर चुके हो, अब इस लेसन को 5 5 क्वेश्चन करना शुरू कर दो और अगला लेसन शुरू कर दो। ये तरीका होता है, और इतना करने का मतलब है 70% आईआईटी का सिलेबस कवर कर लिया आपने। कितना? 70% आईआईटी का सिलेबस। और ये नहीं कि थ्योरी पढ़ने से हो गया, क्वेश्चंस, व्हाट आई एम सेइंग, क्वेश्चंस सॉल्व होने चाहिए, तब 70% आईआईटी का क्वालिफाई हो गया। और रही बात नीट की, नीट का लगभग 90% क्वालिफाई हो गया। यानी इतना आपने कर लिया है, और ये आप कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, क्रैक करने के लिए टेस्ट, सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट, प्रैक्टिस बढ़ाओ। यानी 5 की बजाय जब सारे लेसन हो जाए ना, तो धीरे धीरे ना 5 की बजाय 10 क्वेश्चन करना शुरू कर दो, लेसन जल्दी खत्म होगा। आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे लेसन जल्दी खत्म हो जाएगा, 10 क्वेश्चन करेंगे तो। फिर आप इधर उधर से प्रीवियस ईयर वाले, इधर उधर से भी मत उठाओ, प्रीवियस ईयर वाले हर रोज 2 क्वेश्चन करो। ज्यादा नहीं कह रहा, हर रोज 2 क्वेश्चन, 5 सालों के पेपर उठाने हैं, रीसेंट 5। यूं नहीं आप 1987 का, 84 का, 85 का ये वाला कोई पेपर उठा रहे हो और वो कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं है। रीसेंट 2019 का, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, है ना, जो 23 में होने वाला है, 19 20 21 22 23, 19 से लेकर 23 तक के सारे पेपर कर लो, हर रोज 2। बहुत आसान है, 365 दिन होते हैं, 2 क्वेश्चन रोज करोगे तो 365 का 600, और 65 का भी डबल लगा लो, 700 750 क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। 750 क्वेश्चन आईआईटी नीट के, सोचो। हो गया ना टेस्ट? इसमें संडे इंक्लूडेड नहीं है, संडे आप मतलब अगर एग्जैक्ट कर रहे हो तो 2 की बजाय कभी कभी 3 कर लेना, 2 ही जरूरी नहीं है, दैट्स इट। तो ये चीज अगर आप इतनी कर लेते हो ना बेटा, बल्ले बल्ले है, मतलब नो वन कैन बीट यू। सिर्फ एनसीईआरटी खत्म करनी है और प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन रिपीट करना शुरू कर दो। धीरे धीरे जब आपका प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप 2 से 3 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, 5 से 6 भी कर सकते हैं, बस इतना कर लीजिए, बहुत आसानी से सिलेबस हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ये रोज की प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी कीजिए और आपका एक दिन सब कुछ खत्म, सारा कुछ हो जाएगा एक दिन, ठीक है। और रोज की प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी कम कीजिए और एक दिन आपका सत्यानाश पक्का। सक्सेस इज नथिंग, इट इज प्रैक्टिसाइज्ड सम थिंग्स
daily on regular basis. And failure is nothing, it is don't doing, or you can say didn't doing daily practice at its daily cost. हर रोज का काम हर रोज ना करना फेलियर का कारण बनता है, क्योंकि 365 दिन बाद आपको नजर आएगा कि हमने क्या खो दिया। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको इसके ग्राफिकल मेथड, सबसे पहला जो है डिटर्मिनेशन, हम कैसे इसको ढूंढते हैं ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से हम बता सकते हैं, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड से आप ढूंढ सकते हैं किसी रिएक्शन को कि वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। बहुत आसान है। ठीक है, कंडीशनें याद कर लेना, जो लिखवा रहा हूं वो सारी कंडीशनें आपको याद होनी चाहिए। और थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूं, ऐसी चीजें वरना जब जब नोट्स आते हैं ना तो वो खराब आते हैं। नोट्स तो आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही, तो मैं आज बात कर लूंगा। ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, डोंट वरी। तो ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं, तो ग्राफिकल मेथड के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले जीरो ऑर्डर में देखो क्या होता है, ये अब आपको पता है जीरो ऑर्डर क्या होता है, डीए बाई डी टी होता है, नेगेटिव डीए बाई डी टी, है ना, या फिर सीधा रेट बोले, डायरेक्ट रेट लिख लो, कोई चक्कर ही नहीं है इसमें। सीधा रेट जो है वो के, और ए, और क्या होता है भाई, कंसंट्रेशन की पावर order क्या आएगी, जीरो। and जीरो रेट क्या होता है, जीरो ऑर्डर का रेट डायरेक्टली अगर हम लिखें तो के इंटू ए नोट की पावर जीरो हो जाएगी। अगर ये इससे पहले मुझे रिएक्शन लिखनी चाहिए थी ना, गड़बड़ कर दी, छोड़ो। सबसे पहले रिएक्शन बतानी चाहिए, और ये सारी सिंपल रिएक्शंस के लिए अभी ये मैं बता देता हूँ, सारी के सारे सिंपल रिएक्शंस के लिए एन ए, अगर कोई रिएक्शन है और वो प्रोडक्ट बना रही है, यानी रिएक्टेंट हमारे पास सिंगल है, याद रख लेना, ओनली वन रिएक्टेंट, ओनली वन रिएक्टेंट, ये मैं कंडीशन बताना भूल गया, ओनली वन रिएक्टेंट होगा, तो हमें पता है जीरो ऑर्डर जो है, अब जीरो ऑर्डर लिख सकते हैं। जीरो ऑर्डर जो होगा वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो रेट हमें पता है कंसंट्रेशन की पावर जीरो होती है, के इंटू कंसंट्रेशन की पावर जीरो, यानी कि के पर रेट जो है वो के इंटू कंसंट्रेशन, ये वन हो जाएगा, तो वो के पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर है ये सबको, यस, यहां तक समझ में आया, इक्वल टू के लगा दो इसको। ठीक है, अब दूसरा सुनो, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो तो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो इसका भी हमें पता है रेट क्या होता है, रेट वो के इंटू कंसंट्रेशन की पावर ए वन हो जाएगा, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है, एक ही। ठीक है, तो के इंटू ए हो गया। सेकेंड ऑर्डर हो तो, सेकेंड ऑर्डर से बाहर नहीं जाएंगे हम, थर्ड ऑर्डर का नाम भी नहीं लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो रेट किस पर डिपेंड करेगा, वो कंसंट्रेशन की पावर टू पर डिपेंड करेगा। सीधी और सिंपल सिंपल बातें लिखवा रहा हूं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो रेट कंसंट्रेशन की पावर पर टू पर डिपेंड करेगा। ये सबको समझ में आया, सिंपल स्ट्रेट लाइन में जो लिखा हुआ है, यस और नोट, टेल मी गाइस, आ गया, yes ठीक sir है। तो देखो अब इसको, अब इसका कमाल देखो, ये जितना जल्दी समझ में आया उससे नेक्स्ट आपको उतना ही बेटर आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफिकल मेथड नाम दिया था ना सॉरी, तो ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ क्या बना रहा हूँ सॉरी तो ग्राफ बनाते हैं इसका। ठीक है, तो ग्राफ देखिए क्या बनेगा, ऑब्वियस है, यहां पर होगा रेट। ठीक है, इसको आप ऐसा कह सकते हैं, ग्राफ फॉर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। ठीक है, सबके ग्राफ ऐसा ही बनाने वाला हूं मैं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन है यहां पर ए, ठीक है, कंसंट्रेशन। जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ क्या था कि कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पर रेट जितना भी उसका रेट था, जहां से भी वो शुरू होगा, सपोज दैट, तो यहाँ से कोई रिएक्शन शुरू होती है, वो कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, कंसंट्रेशन इस तरफ बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर इस तरफ कंसंट्रेशन बढ़ रही है, पर क्या रेट बढ़ रहा है क्या, रेट तो हर पॉइंट पर सेम है। यस गाइस, ये बात yes समझ में आई। yes तो sir अगर ऐसा ग्राफ आता है,
अभी इनको ना रट्टा मार लेना, दिमाग में घुसा लेना, ठीक है, बहुत आसान है ये, मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा ग्राफ आता है तो इसका मतलब वो पक्के तौर पर क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसका रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और वो ऐसी वाली स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन पे रेट का कोई फर्क नहीं, और रेट कंसंट्रेशन के ऊपर कंसंट्रेशन का फर्क नहीं पड़ता रेट पर, तो वो जीरो ऑर्डर होता है। तो ऐसा कोई ग्राफ सामने आ जाए तो जीरो ऑर्डर है, ठीक है। पीछे जो हमने वो किया था, अब जरा पीछे वाला वो देखिए जरा, हमने जीरो ऑर्डर के लिए क्या किया था, अब ये चीज आप चेक कर सकते हैं, व्हाट वी हैव डन इन फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रेट जो है वो के की पावर, यानी के पर डिपेंड करेगा, ना कि कंसंट्रेशन पर। तो के जितना है उसका के जो भी है ना, के यहां से शुरू होता है उसका केस, ये समझ लो ये के का पॉइंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्राफ देखो, ये इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर है, ठीक है, तो यानी हम इसे बोल सकते हैं जीरो ऑर्डर है, सिंपल। तो यहां से देख के आपको समझ में आना चाहिए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब दूसरा ग्राफ लेते हैं, दूसरा ग्राफ भी कुछ ऐसा ही है, कंसंट्रेशन वर्सेस, ठीक है, तो यहाँ पर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन है, तो रेट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पर ये ए ही है, और ये भी इस तरफ बढ़ रही है, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट ऑर्डर के लिए बनाना हो तो क्या बनाऊं भाई, ये डिपेंड करता है ना, जरा पीछे स्ट्रेट देखो, लाइन। स्ट्रेट लाइन तो वो भी बेटा, तो ये रेट जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, यस, डायरेक्टली है ना। तो अगर ये डायरेक्टली है तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन। तो जब रेट जीरो था तो कंसंट्रेशन जीरो थी ना, ये जीरो कंसंट्रेशन है तो रेट भी जीरो होगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे रेट बढ़ेगा, क्लियर है। तो ऐसा ग्राफ आएगा, यस अगर सर। ऐसा ग्राफ आता है तो ये होगा फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर। अब ये ना ऐसा नहीं है कि आपको बनाना आ जाएगा, आपको जो पीछे कंडीशन याद की है ना उसके हिसाब से ग्राफ खुद बनाइए, दिक्कत क्या है, मैं आपको बनाना सिखा चुका हूँ। देखो पीछे इनके हिसाब से कि ये के पर डिपेंड करेगा, मतलब ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो यानी जो रेट वर्सेस कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन की पावर वन पर डिपेंड करेगा फर्स्ट ऑर्डर, ये कंसंट्रेशन की पावर जीरो पर डिपेंड करेगा, ये तो वन है ना कंसंट्रेशन, तो इस पर डिपेंड नहीं करने वाला। तो ये जीरो ऑर्डर जो है वो क्या होता है, उसका रेट जो है इक्वल ए की पावर जीरो पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ये याद रखना, ए की पावर जीरो पर डिपेंड करेगा वो। तो जीरो तो मतलब कुछ होता नहीं, हो तो वन होता है, यानी इनटू के होता है, तो इसलिए ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, सिंपली हम कहते हैं कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट है ये, यहाँ पर ये वन पर। अब सेकंड ऑर्डर के लिए देखो, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का ये था फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, सेम ग्राफ बनेगा, कोई फर्क नहीं है, बट यहाँ क्या आएगा, कंसंट्रेशन का स्केयर आएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन के स्केयर पर डिपेंड करता है, और रेट इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। ये समझ में आ गया भाई। अब सर अगर इसी में कंसंट्रेशन की पावर वन के ऊपर नहीं तो हाइपर बोला, हाँ तो वो कुछ और ही आएगा बेटा, कुछ इस तरह से आएगा, वो कंसंट्रेशन की पावर वन हाइपर करोगे बोला है ना, ना वो बोला। ऐसे आएगा, हाँ, इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो वो इस तरह का ग्राफ बनेगा, यानी कि हमें देखो जनरली स्ट्रेट लाइन ही देखने होते हैं, ये हम आपको सीधा बता देता हूँ। अगर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कोई ग्राफ बन रहा है तो डोंट कंसीडर इट, उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो नहीं आएगा। फिर भी अगर आपको जब डीप जाना होगा, जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे, तो सबसे पहले जब ये याद हो जाएंगे ना, तब वो ग्राफ अच्छे से समझ में आएंगे कि वो कंसंट्रेशन ऐसे क्यों जा रहा है, वैसे क्यों जा रहा है। वो ग्राफ्स हम तब डिस्कस करेंगे जब आपको ये आपके फिंगर टिप्स पे हो, ठीक है। मैंने अभी पूछा सबसे फॉर्मूले आते हैं, तो आप लोगों ने मना कर दिया ना, मेरा दिल टूट गया, पता है कि सर आते हैं, सारे आ रहे थे। चल बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर पीछे वाले आपको याद है तो, है ना। लेकिन शुरू में मेरे को किसी ने आंसर ही नहीं दिया, तो मेरा दिल सा टूट गया कि यार इनको बच्चों को नहीं आ रहा है, क्या करूं, है सर ना। तो जरा लेट ज्वाइन करा था मैंने, हाँ, लेट कोई ज्वाइन करा था। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको आते हैं बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, तो हम उस वहां तक भी आपको लेके जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब जरा। तो ये तो था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आप कुछ और बेटर भी करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है, जैसा रवि ने बोला, ठीक है। तो यहाँ तो थर्ड का कैसे बनेगा? थर्ड ऑर्डर वो कंसंट्रेशन की पावर थ्री होगी बेटा, सिंपल। देखो वो ए की पावर, क्योंकि ए की रिएक्टेंट वाला ग्राफ कर रहे हैं, ये भी याद रखना, कंडीशन याद रखना बहुत जरूरी है, ए की पावर थ्री होगी, ग्राफ ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल सेम रेट, सबका सेम आएगा ऐसे ही। ए की पावर फोर फाइव, फोर वाले तो होते ही नहीं है, ठीक है, थर्ड ऑर्डर से ज्यादा हाइयर ऑर्डर नहीं होते हैं, थर्ड ऑर्डर से ज्यादा हाइयर ऑर्डर नहीं होते हैं, ये सही है, लेकिन क्यों नहीं होते हैं इसका रीजन पता है भाई, मैंने एक बार बताया था, डिस्कस किया था, याद है। सर आपने कहा था मैंने इसमें
ज्यादा हो जाते हैं तो ज्यादा स्टेप वाली होती नहीं। हाँ मैंने बोला था पेन, 5 स्टेप। पेन का एग्जांपल दिया था कि पेन को सब कुछ खोल लो, इसके ढक्कन वक्कन सब निकाल लो, इसका रिफिल निकाल लो, ठीक है। अब देखो रिएक्शन मुश्किल होती है ना कोलिजन फिर। थ्योरी, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि पेन तभी बनेगा जब ये रिफिल इसके अंदर जाएगा और इसके ऊपर ये इसका आगे वाला हिस्सा जुड़ेगा इससे, है ना, और फिर इसके ऊपर कैप जुड़े और ये सारे एक ही डायरेक्शन में कोलाइड करें, एक ही डायरेक्शन में कोलाइड करें, तभी ये पॉसिबल है। तो 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का एक परफेक्ट डायरेक्शन में, सोचो अगर ये कैप इस तरफ से ऐसे कोलाइड कर गया इस तरफ से, है ना, तब भी प्रोडक्ट नहीं बनने वाला, इधर से कोलाइड कर गया तब भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो तो पीछे पीछे की तरफ भले ही लग जाए, यहाँ लग सारे सकता है स्टेप लेकिन एक हमारा साथ नहीं हो पाते ना, पॉसिबल नहीं हम्म, थे सारे। ये इतने सारी मतलब, तो सोचो 99.999% कहीं भी इधर उधर से कहीं पे भी भिड़ रहा है तो कुछ नहीं बनने वाला, लेकिन एक ही परसेंट चांसेस हो 0.001, तो 3 से ज्यादा जब एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो भी आपस में कोलाइड करेंगे, कोलिजन थ्योरी कहती है कि इनका परफेक्टली सेम डायरेक्शन में आने की प्रोबेबिलिटी लगभग ना के बराबर हो जाती है, इसलिए हायर ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हालांकि एक रिएक्शन है जिसमें थर्ड ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर पॉसिबल होता है, थर्ड है कि फोर्थ है, फोर्थ ऑर्डर पॉसिबल है, पता नहीं, थर्ड ऑर्डर पॉसिबल है शायद उसमें, रिएक्शन का एग्जांपल भी है, पता है आप लोगों का क्या, के सी एल ओ फोर है और उससे बनता है के सी एल ओ थ्री बनता है शायद, ये है कि वो थर्ड ऑर्डर है, पता नहीं कैसा है इसका, कुछ ऑर्डर है मुझे अभी वो अच्छे से याद नहीं है ना। तो ऐसी एक रिएक्शन है जिसका थर्ड ऑर्डर पॉसिबल है, फोर्थ तो नहीं है शायद, नहीं फोर्थ नहीं है, थर्ड ऑर्डर शायद इस रिएक्शन का पॉसिबल होता है। खैर वो आपको बुक्स में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ग्राफिकल मेथड इतना ही था, ठीक है। डिफरेंशियल रेट लॉ को इक्वेशन को यूज करेंगे, ठीक है, और हमने ग्राफिकल मेथड कर लिया। अब बात करते हैं अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं फिर एक एग्जांपल करवाऊं भाई, टाइम क्या हुआ है, टाइम लगभग हो चुका है, 10 मिनट लगेंगे खैर इस एग्जांपल में। बोलिए बेटा, आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक है ना, एनसीईआरटी में एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है 4.5, क्वेश्चन नंबर है 4.5 एनसीईआरटी के अंदर, अगर एनसीईआरटी की बुक है तो वो वाला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, वो करवा दूं, 5 मिनट लगा के वो करवा देता हूँ, क्योंकि आगे ना फिर दो जो 3-4 मेथड और हैं वो हम फिर नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे सारे के सारे, तो ये न्यूमेरिकल करवा दूं, बोलो भाई, या फिर वो नेक्स्ट मेथड डिस्कस करूं, चॉइस इज योर्स। क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन करवाऊं, एग्जाम्पल करवा दो इसका। ठीक है बेटा, क्वेश्चन करता हूँ, बढ़िया वाला एग्जांपल है, मेरे को बड़ा पसंद है वो, ठीक है। देखो एग्जांपल सैंपल प्रॉब्लम है ये, ठीक है, एनसीईआरटी की, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर ये 4.5 प्रॉब्लम नंबर है, ठीक है, सोल्ड है शायद, ठीक है, आप देख लेना। तो ये क्या कहता है, द एक्सपेरिमेंटल डाटा फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ, डीकम्पोज हो रहा है भाई, डीकम्पोज हो रहा है, कौन डीकम्पोज हो रहा है, N2O5, ठीक है, N2O5 डीकम्पोज हो रहा है और वो डीकम्पोज हो गया NO2 बना रहा है, तो N2O5 और NO2 बना रहा है, ठीक है, ये डीकम्पोज हो गया। तो इसके 2 मॉलिक्यूल से 4 मॉलिक्यूल बनेंगे, यहाँ पर आएंगे 4 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर आएंगे 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये इसने बोला और इसने डाटा दिया प्लस O2 भी बन रहा है, ठीक है, प्लस O2, और इसने कुछ डाटा दे रखा, वो डाटा मैं आपके सामने थोड़ा सा रिप्रेजेंट करूंगा इन गैस फेस, और टेम्परेचर दे रखा 318 केल्विन, ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर मेंशन कर देते हैं 318 केल्विन, केल्विन में ही होना चाहिए, ऐसा यूनिट केल्विन है तो वो सही दे रखा है, ठीक है, गैस फेस है, ऑल आर गैसेस, ठीक है, ये सब गैस है, इतना हम इमेजिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ उसने कुछ डाटा दिया, टाइम दिया पर सेकंड में, पर सेकंड के अंदर टाइम दिया, तो पहले टाइम दिया 0 टाइम था, ठीक है, और साथ में उसने बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ठीक है, तो ये N2O5 की कंसंट्रेशन है, ठीक है, अगेंस्ट टाइम है, और कंसंट्रेशन कितनी देर की, 10⁻², भी साथ में लगा रखा है इन्होंने, ठीक है, 10⁻² ऑलरेडी है, मतलब सबके साथ 10⁻² है, यहाँ पर शुरू में 10⁻² लगा दिया, इसका मतलब सबके साथ 10⁻² लगा हुआ है, मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन वही सेम टू सेम चलेगी, तो ये है 1.63, 10⁻² इसके साथ भी लगा हुआ है, ठीक है, 0 टाइम पर, फिर है 400 सेकंड पर, 400 सेकंड के ऊपर है 1.36, डीकम्पोज हो रहा है ना N2O5, तो कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, ये चीज नोट कर लेना, 800 पर हो रहा है 1.14, ठीक है, फिर 1200 सेकंड पर हो रहा है वो 0.93, एंड सो ऑन, बीच की कोई वैल्यू पता होगी तो हम उसको ढूंढ लेंगे, बीच की वैल्यूज को मतलब मैं नहीं लिख रहा हूँ, और लास्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 3200 सेकंड के ऊपर 0.35 है, ठीक है, तो ये डॉट डॉट लगा के 3200 सेकंड पर
0.35 कंसंट्रेशन रह गई। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होगा। अब इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, अभी तो क्वेश्चन ही डिफाइन कर रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा प्लॉट अगेंस्ट N2O5 अगेंस्ट टाइम, ठीक है, वर्सेस टाइम है। तो पहला क्वेश्चन है प्लॉट N2O5 की कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम यानी वर्सेस टाइम। ये अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो इस ग्राफ का मैं आपको सीधा बता देता हूं, दिमाग मत लगाना यहाँ पर। वो उसने डाटा दिया है और उस डाटा के हिसाब से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ये दिमाग नहीं लगाना कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, इसका ग्राफ कैसे आएगा, ये वर्सेस है, ये है, इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही नहीं, ये किसको फॉलो कर रहा है नहीं पता। ठीक है, बाद में पता लग जाएगा। तो आपको ये दिमाग नहीं लगाना कि फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उस हिसाब से कहीं ग्राफ बना दो कि फर्स्ट ऑर्डर में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना दो जी, या फिर आप सेकंड ऑर्डर में बना दो, या जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना दो, क्योंकि ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बन रहा है और वो आपको बनाना आता है, फॉर्मूला याद है, तो ग्राफ बन जाएगा। समझ गए? बट अभी उसको फॉर्मूले को यूज नहीं करना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन सा है। तो फिर कैसे करें? सीधा ग्राफ बनाना बेटा, बिल्कुल सीधा। तो देखो सीधा ग्राफ बना देते हैं हम। इसी का डाटा उठाओ, डाटा सामने है तो डाटा उठा के सीधा ग्राफ बनाना कौन सा मुश्किल काम है। तो यहाँ वर्सेस टाइम है तो इतना तो हमें अकल है ही कि इस तरफ टाइम आएगा, ठीक है, और इस तरफ मान लो ये 400 सेकंड आ गए, फिर 800 सेकंड आ गए, फिर 1200 सेकंड आ गए, एंड सो ऑन, लास्ट में मैं 3200 सेकंड भी लगा देता हूँ। ठीक है यहां तक समझ में आ गया सबको ना? और इस तरफ चलेगा कंसंट्रेशन, ठीक है, ये है कंसंट्रेशन। तो जो भी है N2O5 की कंसंट्रेशन है ना। अब नोटबुक होती है ना, उसको ऐसे टेढ़ा लिख देता मैं, यहाँ नहीं लिख सकता हूँ, है ना, यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा। और 10 पावर डेफिनेटली 10 पावर 2 तो है, उन्होंने भी ऐसे लगा रखी है, तो 1.6 के हिसाब से चलना। तो मुझे 0, फिर इन्होंने यहाँ पर दिखा रखा है 0.2 का ग्राफ, 0.4। हाइपर क्या करे बेटा? हाइपर बोला। हाँ, कुछ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो वो तो जो आएगा ना, वी कांट से दिस, ठीक है, हम इसको नहीं कुछ भी कहेंगे, ये गलत बात होगी कि हम इसको कुछ भी कहें। ठीक है, लास्ट में देखो यहाँ तक मैं ले गया और 1.6 तक, ठीक है, तो 1.6 से हमारी कंसंट्रेशन शुरू हो रही थी, तो यहाँ पर 1.6 का मैंने पॉइंट लगाया और जीरो टाइम पर थी, जीरो का पॉइंट लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में कितना है, 1.36 है, 1.36, तो मान लो यहाँ कहीं 1.36 आता है, 1.36। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 1.36 और टाइम कितना है, 400 सेकंड और 1.36 के बीच में ये बनेगा, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, फर्दर ऑन इस तरह से मेरे पास ये पॉइंट आते गए, एक एक दो दो जो भी है। ठीक है, और ये वैसे सीधे नहीं आएंगे, तो ओके, तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। मैं पहले ग्राफ बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे भी इजी रहे। यहाँ आएगा, फिर यहाँ पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पॉइंट आएगा, तो ये अलग अलग पॉइंट। मैंने क्या किया, समझ में आया मैंने क्या किया? मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखो जीरो पर चेक किया 1.63, जीरो पर 1.63, जीरो पर लग गया। फिर उसके बाद में मैंने 400 सेकंड देखा, 400 सेकंड ये रहा, और इसके ऊपर ये जहां पर भी जाएगा ये मेरा आ गया 1.36, तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली यहाँ, तो यहाँ से आएगा। ठीक है, 1.36 ये आ गया 1.36। फर्दर 800 पर चेक किया, 800 के ऊपर 1.14 आ रहा है। ठीक है, तो ये 1.1 मान लो कि ये 1.14 है। ठीक है, ये डाटा एग्जैक्ट यहाँ बैठ नहीं रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सही करता हूँ, रुको, हम इसी को बदल देते हैं यहाँ पर, है ना, ग्राफ के इस डाटा को इसके अकॉर्डिंग लिख देंगे, बात ही खत्म, ये बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जरा, तो ये आ गया 1.36, ठीक है, इस जगह पर। और उसके बाद में सेकंड है 800 वाला, 800 वाला यहाँ जो पॉइंट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 1.14। फर्दर 1200 पर 0.93, तो अगर मैं 1200 टाइम लूँ तो इसके ऊपर मैंने इसको मिलाया तो ये अप्रोक्सीमेट यहाँ आएगा। ठीक है, ये 0.93 क्लियर हो? इस तरह से मैंने ये पूरा ग्राफ बना दिया। समझ में आ गया? क्लियर है सबको? पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला जो उसने पूछा था प्लॉट करो, तो वो सॉल्व है। अब दूसरा देखो जरा, दूसरा क्वेश्चन वो कहता है कि 1 सेकंड फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड, तो देखो हमने यहाँ पर क्या कर रखा है कि लास्ट तक उसने जो दिया था, कंसंट्रेशन लगभग खत्म हो गई थी, तो लास्ट तक हमने ग्राफ बनाया। तो हाफ टाइम को कैसे आप सोल्व करोगे? सीधी सी बात है, हाफ टाइम देख लो, टोटल टाइम कितना है 3200 सेकंड, 3200 टाइम का सेकंड का हाफ टाइम कितना बनेगा? 1600।
1600, तो 1600 के ऊपर की कंसंट्रेशन चेक कर लो भाई। 1200 से ऊपर यहाँ से 1600 यहाँ से बन रहा है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर 1600 बन रहा है इस जगह पर, ठीक है। तो मैं इसको येलो से डिफाइन कर देता हूँ, इस जगह पर 1600 बन रहा है, ये है 1600 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस जगह पर मैंने कंसंट्रेशन चेक कर ली बस, ठीक है। तो 1600 सेकंड पर कंसंट्रेशन कितनी थी, तो 16 पर मैंने वो चेक किया, वो 0.8 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आएगी ये जो है ये 0.8, क्लियर है। तो अब मुझे पता है टाइम, पता है हाफ टाइम और कंसंट्रेशन पता है, तो सिंपल सी बात, उसने क्या पूछा है, फाइंड द हाफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। तो हाफ पीरियड निकल गया सीधा ही, हाफ टाइम निकल गया ना 1600 पर, उसकी कंसंट्रेशन भी आ गई, क्लियर हो गया यहाँ तक। इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, हाफ ऑफ दिस कंसंट्रेशन पता है, टाइम कोरस्पॉन्डिंग टू दिस कंसंट्रेशन कितना होगा। नहीं ऐसे नहीं आएगा भाई, ये 1200 टाइम 3200, 3200 में वो पूरी नहीं हो रही है, सॉरी 3200 में रिएक्शन पूरी नहीं हो रही थी, दैट इज द प्रॉब्लम। तो सुनिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन 1.63 है, ठीक है। हाफ ऑफ दिस कंसंट्रेशन कितना होगा, जब कंसंट्रेशन हाफ रह जाए वो निकालना था हमें। थोड़ा ग्राफ कचरा मचरा हमारा ना, इस ग्राफ को साफ करें, नहीं रुकिए अंडू कर देता हूँ मैं कुछ चीजें। ये 1600 वाला ग्राफ सही नहीं बनेगा, हमारा टाइम हमने गलत लिया है 1600, वजह क्योंकि 1600 टाइम था ही नहीं। हाफ टाइम कितना है, उसने हाफ टाइम तो पूरी रिएक्शन का टाइम ही नहीं दिया। देखो लास्ट में क्या है, 3200 में भी कुछ कंसंट्रेशन बच जाती है, यानी कि फुल टाइम नहीं हुआ है 3200 में। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ कब रह जाएगा वो निकालना है। 1.63 डिवाइड बाई 2 0.8, ठीक है। और 2 1 जा 2, 2 5 जा 815, तो 0.815 कंसंट्रेशन जहां रहेगी, तो मैं अब यहाँ कंसंट्रेशन को चेक कर लूंगा। मान लो वो कंसंट्रेशन इस जगह पे रहती है और ये कंसंट्रेशन है 0.815, यहाँ पर कंसंट्रेशन रह गई आधी, ठीक है। तो इस जगह पर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, और इस ग्राफ को अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे स्टीप कर देते हैं इसको और यहाँ से इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे बनेगा इस जगह पर मैंने उसको चेक कर लिया। तो यहां पर मैं कंसंट्रेशन जब हाफ रह जाती है उस टाइम पे टाइम कितना हुआ था वो मैं टाइम नोट कर लूंगा, और वो टाइम निकलेगा। और यहाँ ये जो टाइम इन्होंने नोट किया है वो निकला है 1440 सेकेंड, ये ग्राफ के हिसाब से आएगा, ठीक है। आप ग्राफ में जब इसको ड्रॉ करोगे बिल्कुल परफेक्ट टाइम आएगा। ये समझ में आ गया। मेरे पास लास्ट टाइम नहीं था कि फिनिश कब होगा, तो उसका मैं हाफ नहीं कर सकता है ना। 3200 सेकंड में पूरी रिएक्शन फिनिश हो गई, ये मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि 3200 में फिनिश नहीं हो रही है। तो क्या करूं, कंसंट्रेशन जब आधी रह जाएगी ये मुझे पता है। 3200 का पहले मैंने आधा किया था 1600, बट वो गलत था क्योंकि एंड नहीं हुआ था रिएक्शन का। क्लियर है बेटा ये सबको, यस सर। है ना। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, तो ये दूसरा क्वेश्चन इसका एंड हो गया यहीं पर, उसने यही बोला था, ठीक है। अब जरा तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। तो तीसरे क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर ही करने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन ये बोलता है, थर्ड क्वेश्चन, ड्रा ए ग्राफ बिटवीन log N2O5 एंड T। तो ग्राफ बनाना है, थर्ड क्वेश्चन है इसका, ग्राफ बिटवीन log N2O5 एंड वर्सेस टाइम। वर्सेस टाइम ही लगाएंगे, ग्राफ ही बना रहे तो क्या दिक्कत है, वर्सेस टाइम, इसका आपको ग्राफ बनाना है। तो आपके पास में अब जरा देखो, मैं पिछले पेज पर आपको फिर से लेके जाता हूं। आपके पास में कंसंट्रेशन है ना, सारी कंसंट्रेशन दे रखी है आपको। रेट अभी भी नहीं पता है, याद रख लेना, माइंड में याद रखना, रेट नहीं पता, हम इसकी दिए हुए डाटा से ही सब कुछ कर रहे हैं, बस कुछ चीजें हमें पता है। तो कंसंट्रेशन पता है ना सारी की सारी, कंसंट्रेशन का लॉग कर सकते हो कि नहीं कर सकते यस सर। तो हम ये सारी कंसंट्रेशन का अगर लॉग कर दें, इस पूरी कंसंट्रेशन का अगर लॉग कर दें और वर्सेस टाइम, तो हम लॉग इसका लॉग करके वर्सेस टाइम का ग्राफ तो आसानी से बना ही सकते हैं। यहाँ पर ये टाइम है, टाइम इस तरफ इंक्रीज हो रहा है, और ये आ गया log N2O5 की वैल्यू। कहां से आई log N2O5 की वैल्यू, गिवन है, ठीक है। जो गिवन था मैं यहां लिख देता हूं, गिवन गिवन आपको है N2O5, ठीक है। वी फाइंड, हम फाइंड करेंगे log N2O5 की कंसंट्रेशन। तो उसका log कर देना, और log की वैल्यूज फिर log टेबल से देख के, एक एक वैल्यू log टेबल से देख के उसको सॉल्व करके और वो सारा कुछ करके वो कंसंट्रेशंस की वैल्यूज के ऊपर यहाँ ग्राफ बनाएंगे। इट इज नॉट सो सिंपल एज आई एम टेलिंग, ये मेरे को पता है, लेकिन आप यहाँ पर फिर लिख सकते हैं 0 है, 400 है, ठीक है, 800 है, इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा 1200,
फिर 1200 के बाद 1600, है ना, फिर 2000, और इस तरह से हमारे पास लास्टली 3200 तक चल रहा है। ठीक है, तो हम ये 300 3200 तक ग्राफ बनाएंगे, और इस तरफ कंसंट्रेशन, ये लोग वाली कंसंट्रेशन इस तरफ मेंशन हो जाएगी। जितनी भी मेंशन होगी, जो भी वैल्यूज आएंगी, और वो कहां से शुरू होगी, तो इतना तो हमें पता है कि जो सबसे पहली वैल्यू है 1.63 थी जीरो पर, है ना, तो 1.63 का जो लोग आएगा वो कितना आएगा, वो अब मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। 1.63 का जो लोग बुक में दे रखा है यहाँ पर ऑलरेडी, माइनस का 1.8 आता है लोग। ठीक है, ये लोग N2O5 है, और यहां से स्टार्ट होगा ये ग्राफ और स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब जरा देखिए, ये स्ट्रेट लाइन चला गया। ठीक है, लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ्स मैंने आपको करवाए थे, और ये वाला ग्राफ मैंने आपको करवाया था पिछले सेशन में, याद है रवि बेटा, याद है आपको? यस सर। तो वो लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ही ग्राफ था, जिसमें हमने वो 1 बाय स्लोप ढूंढा था, कितना था, करा था के माइनस के बाय 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा था ना, 303.30, है ना। तो ये वही है। तो इसका मतलब यहां से अब मुझे पता लग गया, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, डेफिनेटली ये क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर है। अब मुझे यहां से कंफर्म हो गया। सर। लेकिन पहले हमने जब हमने इसका फर्स्ट पार्ट करा था, जब हम्म, हमने उसमें ग्राफ बनाया था, उसके हिसाब से हमारा हाइपरबोला बन रहा था, और वैसा हम्म, हाइपरबोला हमारा सेकंड ऑर्डर बनता है कंसंट्रेशन वाले टाइम में। ये वाला कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में सेकंड ऑर्डर में बनता है, फर्स्ट ऑर्डर में भी तो बन सकता है, सिर्फ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। फिर नहीं जाएगा ना फिर तो। लो सुनो, रुको, कुछ गड़बड़ है क्या? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का तो स्ट्रेट लाइन जो बनता है ना बेटा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, देखो वो फर्क है। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा बनता है स्ट्रेट लाइन में, यस सर। टाइम और ये कंसंट्रेशन, और हमारा, और जो आप बोल रहे हो अगर वैसे बनाएंगे तो वो वैसा बनेगा, ऐसा, समझ रहे हो? तो वो हाइपरबोला अलग तरीके का है, इसीलिए तो कुछ ग्राफ को याद करने के लिए बोला जाता है जो स्ट्रेट लाइन के लिए स्पेशली हैं, कि अगर आप ऐसा ग्राफ बना रहे हो, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए बनता है, और इसके एक दो और ग्राफ हैं, अगर वो सारे मैं आपको करवाऊं तो आपको शायद समझ में आ जाएगा, लेकिन वो फिर वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो। तो इसलिए कुछ ग्राफ के लिए बोला जाता है, जैसे इस ग्राफ के लिए हमेशा बोला जाता है कि अगर लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, अगर ये स्ट्रेट लाइन आता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर होगी ऑलवेज। इसको जरूर याद रख लेना, ठीक है। और पीछे जो आपने याद किया है, जैसे अगर हम इसी को लेते हैं यहाँ पर, ये हमने ग्राफ किया ना, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ऐसे आ रहा है, ऐसे नहीं आ रहा वो, है ना, वो इसमें और इसमें फर्क है। अगर ये ऐसे आ रहा है, वो लोग वाला ग्राफ होगा, लोग कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, ये भी फर्स्ट ऑर्डर होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क होता है। तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, सही में हाइपरबोला बोला आ सकता है, पैराबोला आ सकता है, लेकिन वो ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, कई बार स्ट्रेट लाइन ग्राफ में ये ढूंढना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये नीचे की तरफ जाएगा और टीचर के क्रॉस की तरह जाएगा, और लोग वर्सेस टाइम होगा तो वो पक्के तौर पर फर्स्ट ऑर्डर होगा। ये सारी स्टेटमेंट दिमाग में घुसा लेना, उसके बाद जब भी ये ऐसा कुछ ग्राफ मिले और लोग वर्सेस टाइम मिले, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। उसके अलावा कोई दूसरा ग्राफ हो सकता है सिमिलर टू दैट हो, समझ गए? तो मतलब वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है लेकिन टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, इस तरफ नहीं जा रहा, दूसरी तरफ जा रहा है, तो वो गलत हो सकता है। ठीक है, वो चीज जरूर माइंड में रखना। ठीक है, अब देखो इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये हो गया, थर्ड हो गया सॉरी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ बोलता है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अब आपको रेट बताना है फोर्थ क्वेश्चन में, रेट कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो भाई, रेट कैसे कैलकुलेट करते होते हैं। रेट हमें ये तो पता है, रेट जो है वो कंसंट के इंटू कंसंट्रेशन की पावर 1 इसके इक्वल है रेट, है ना। एक मिनट, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, हाँ ठीक है, तो हमें के कैलकुलेट करना है। तो अब ये हमें पता लग गया कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो हमने के इंटू N2O5 की पावर 1 कर दी, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है, और इसका अब हमें के यानी रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, दिस वन। कर सकते हो, कोई तरीका बता सकता है मेरे को कोई? आपके पास डाटा है बहुत बड़ा, याद रख लेना।
सर हमें N2O5 के में इनिशियल कंसंट्रेशन पता है। यस, हाँ वहीं से कुछ निकलेगा। हाँ, इनिशियल कंसंट्रेशन पता है और कंसंट्रेशन एट टाइम टी पता है, किसी भी टाइम निकाल सकते हो। यस सर। दोनों दोनों का माइनस कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। डिवाइड में टाइम का माइनस कर सकते हो। यस सर। सर आएगा दोनों का, dr/dt dr by हाँ dt से कर। हाँ, डी आ गया, बस आ गया ना। तो रेट क्या होता है, रिएक्टेंट बाय चेंज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम चेंज इक्वल टू होता है रेट, है ना। तो रेट हमें, और वो क्या होता है, K इंटू N2O5 की कंसंट्रेशन। तो N2O5 की कंसंट्रेशन यहाँ से हम निकाल के आसानी से उसको निकाल सकते हैं। चलिए उसको करके देखते हैं वो कैसे निकलेगा, है ना। तो नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो यहाँ देखिए रेट कैसे निकलेगा। स्लोप ऑफ द लाइन, सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑर्डर का स्लोप क्या होता है। फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, क्या निकाल रहे हैं हम, ठीक है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट निकलेगा। तो देखिए इसी में एक और तरीके से वो स्लोप ऑफ द लाइन से निकल जाता है, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे वो स्लोप ऑफ द लाइन ही आने वाला है। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है भाई, लास्ट कंसंट्रेशन कितनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन थी लोग में -2.46, ये डाटा दे रखा है लोग के अंदर है, और इसके माइनस में माइनस आएगा 1.79, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट, दिस वन इज लास्ट 3200 सेकंड पर टाइम, और ये फर्स्ट है। फर्स्ट रीजन बता देता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर हमें ये कंफर्म्ड है, तो के टी इक्वल होता है लोग ए नोट बाय ए। सर 2.303। हाँ वो भी आएगा, रुको, 2.303 क्या कह रहे हो। KT इक्वल टू फॉर्मूला इसका 2.303 log A नोट बाय A। हाँ हाँ हाँ, ये 2.303 आएगा, ठीक है, लोग 2.303। तो इस तरह से हमें ये पता है कि अगर लोग कंसंट्रेशन ए नोट माइनस कंसंट्रेशन ए, इन दोनों का लोग, और लोग हमारे पास वैल्यूज हैं, लास्ट वाली ये है, फर्स्ट वाली ये है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, और इसके बेस पर हम इसको आसानी से यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्लोप ऑफ द लाइन, रुकिए जरा, ये आ गया, डिवाइड में आएगा टाइम का चेंज। तो टाइम का चेंज कितना आ रहा है, 3200, लास्ट टाइम था -0। तो इसको अगर आप निकालोगे, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो लास्ट में डिवाइड करके ये निकाल रखा है इन्होंने, दैट इज 0.67 डिवाइडेड बाय 3200, ठीक है, और ये निकलेगा माइनस का, और ये होता है हमारा स्लोप ऑफ लाइन, दैट इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय 2.303, ठीक है। कहां से आया, के टी इक्वल 2.303 लोग ए A नोट। नोट माइनस लोग ए, ठीक है। तो हमने क्या किया, लोग ए नोट की वैल्यू और माइनस लोग ए की वैल्यू, ये रही दोनों लास्ट एंड फाइनल, ठीक है, ये दोनों लोग की वैल्यूज हैं, और 2.303 इसके नीचे चला जाएगा, 2.303, ठीक है, और डेल्टा टी ये इनके नीचे आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको के बाय 2.303 इक्वल टू दिस वन आ गया। क्लियर है ये चीज, यस सर। ठीक है। तो यानी इसी में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जस्ट इक्वेशन भरिए, डाटा सारा आपके पास है, इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करके के बाय 2.303 की वैल्यू आ गई, जिससे हमारे पास डायरेक्टली के आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना इसमें। तो डायरेक्ट के आ गया, उसकी वैल्यू निकालिए 4.82 नेगेटिव और 10⁻⁻⁴, ये मोल पर लीटर आएगी, ठीक है, के मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, इनटू सेकेंड। ये समझ में आ गया। और सिक्स्थ क्वेश्चन फिर से इसने पूछा है, वो बोल रहा है कैलकुलेट द हाफ टाइम लाइफ पीरियड फ्रॉम के एंड कंपेयर इट विद 2। कंपेयर इट विद 2 को छोड़ दो, वो तो सिर्फ कंपैरिजन के लिए देखने के लिए है। हाफ टाइम कैलकुलेट करना है, तो हाफ टाइम हमें पता है ना, अब के हमारे पास है, फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी पता है, तो हाफ टाइम क्या होता है, 0.693 अपन के। हाफ टाइम, यस, 0.693 डिवाइडेड बाय के, ये हाफ टाइम होता है, के की वैल्यू पता है, डायरेक्ट भर दो। और इसने बोला कि सेकंड वाली से फिर कंपेयर भी करो, सेकंड वाली में हमने सेकंड इक्वेशन के अंदर हाफ टाइम निकाल के देखा था, 1440 सेकंड का हाफ टाइम आया था ना, सिर्फ कैलकुलेटेड डाटा के बेस पर, 0.815। है ना। तो उस डाटा के बेस पर हम डायरेक्टली इसको निकाल लेंगे। तो ये लगभग इसकी वैल्यू आती है, ये आएगा 1438, और हमारा निकला था 1440 पहले जब डाटा, तो लगभग बराबर है, यानी कि हमने बिल्कुल सही किया है ये सारा कैलकुलेशन, दैट्स इट। अच्छा क्वेश्चन है ये, दोबारा से एनसीईआरटी में चेक जरूर करना बेटा,
ठीक है। एनसीईआरटी का नंबर मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, इस क्वेश्चन का 4.5 है, और इसको एनसीईआरटी में चेक करना फिर से दोबारा से। 4.15 है। 4.15 है। ओके, हो सकता है मैंने गड़बड़ कर दी हो। ठीक है, मैं उसको सही कर देता हूँ बहुत अभी। देर से ढूंढा। ओके, मिल गया। ठीक है, 4.15, दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू। तो ये 4.15 है, ये क्वेश्चन मिल भी चुका है, तो बहुत अच्छी बात है। इसको ढूंढिएगा और खुद दोबारा से जरूर करना, क्योंकि दोबारा से करेंगे तभी आपको बेटरली समझ में आएगा। डाटा खुद अपने हाथ से लिखिए, जैसे मैं हाथ से लिख रहा हूँ, और खुद हाथ से लिख लिख के करेंगे तो ही समझ में आएगा बेटा। ठीक है, दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास गाइज। अभी ऑफ करें, किसी को कोई डाउट है तो बेटा डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, जो फॉर्मूलाज दिए हैं वो फॉर्मूलाज जरूर याद कर लेना।